हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक सामान्य टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इसका सब्जेक्ट है फॉरेस्ट ऑफिसर एंड पब्लिक सर्वेंट, वन अधिकारी और लोक सेवक। अब वन अधिकारी की परिभाषा क्या है? तो जिन राज्यों में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू है, उसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की धारा 2 में वन अधिकारी की परिभाषा दी हुई है। मैं राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 पर चर्चा करूंगा। तो राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 का सेक्शन 2 की उपधारा 2, इसमें वन अधिकारी की परिभाषा दी हुई है। वन अधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सक्षम अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समस्त या कोई आवश्यक कार्य या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत कार्य संचालन करने हेतु एक वन अधिकारी को नियुक्ति करे। सरल शब्दों में यह है कि राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट या इसके तहत बनाए गए नियमों में अंकित कार्य करने के लिए या किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए राज्य सरकार ने जिसको नियुक्त किया है वह वन अधिकारी कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं लोक सेवक। क्या वन अधिकारी लोक सेवक होता है? इसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम लोक सेवक की क्या परिभाषा है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी हुई है। तो इसमें 12 तरह के लोक सेवक बताए हैं, लेकिन मैं केवल हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के संबंध में कौन सी लोक सेवक की परिभाषा लागू होती है उसके बारे में बात करता हूं। तो इसमें जो 12वीं डेफिनेशन है सेक्शन 21 की 12वीं, वो क्या है? सरकार की सेवा वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारस्परिक पाता हो। तो जो कर्मचारी सरकारी सेवा के लिए वेतन पाता है वो लोक सेवक है। तो फॉरेस्ट अफसर जिसको राज्य सरकार राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट या उसके तहत बनाए गए रूल्स के तहत कोई कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, तो नियुक्त करने में उनको पे दी जाती है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर भी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 21 के अनुसार लोक सेवक है। लेकिन राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी अलग अलग सेक्शंस में ये बताया गया है कि फॉरेस्ट ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट होता है, यानी कि वन अधिकारी लोक सेवक होता है। तो राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट की धारा 73 ये क्या कहती है? वन अधिकारी लोक सेवक माने जाएंगे। समस्त वन अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 59 क्या कहती है? पदाधिकारी लोक सेवक होंगे, ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। इसमें क्या लिखा है? अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पदाधिकारी और अध्याय 4 क और 4 ख में दिए गए अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य पदाधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक माना जाएगा। तो आप यदि फॉरेस्ट एक्ट 1953 के तहत कार्रवाई करते हैं तो आप लोक सेवक हैं। यदि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कोई कार्रवाई करते हैं तो आप
लोक सेवक है, यानी कि फॉरेस्ट ऑफिसर राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो कार्य करने के लिए अधिकृत है तो वह लोक सेवक माना गया है। चलो मान लिया लोक सेवक मान लिया। लोक सेवक मानने से क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि लोक सेवक बनते ही उसको राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्यूनिटी मिल जाती है। वह इम्यूनिटी मतलब लोक सेवक कोई यदि इन अधिनियमों के तहत गुड फेथ में सत्यनिष्ठा से काम करेगा तो उसके द्वारा यदि कोई क्षति भी हो गई है, किसी को हानि भी हुई है, तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक के मुकदमा कोई न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। तो ये कौन कौन सी धारा में है ये मैं आपको बताता हूं। राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के सेक्शन 74 यानी 74 कहता है, सत्यनिष्ठा के विश्वास से किए हुए कार्यों पर क्षतिपूर्ति। किसी लोक सेवक द्वारा सत्यनिष्ठा के विश्वास से इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी कार्य पर उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं किया जाएगा। तो ये एक लोक सेवक को इम्यूनिटी मिली हुई है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 60 इसके अंदर क्या इम्यूनिटी दी है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। धारा 60 क्या कहती है? सद्भाव पूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। केंद्रीय सरकार या राज्य शासन के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना आशायित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत नहीं होगी। दूसरा क्या कहता है? केंद्रीय शासन या राज्य शासन या उसके किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई हो या जिसका ऐसा किया जाना आशायित रहा हो, पहुंचाए गए या संभावित पहुंचाने जाने वाली किसी क्षति के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत नहीं होगी। तीसरी बात क्या है? इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली आशायित किसी बात के लिए कोई बात या अन्य विधिक कार्रवाई अध्याय 4 ख में निर्दिष्ट प्राधिकरण या उसके अध्यक्ष सदस्य सचिव, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं होगी। कुल मिलाकर के इसका आशय यह है कि इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई यदि सद्भावना पूर्वक की गई हो, गुड फेथ में की गई हो, तो उस कार्रवाई के संबंध में किसी प्रकार की हानि होती है, क्षति होती है, तो वो कार्रवाई करने वाले वन अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई प्रस्तुत नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी इम्यूनिटी मिल रही है एज ए लोक सेवक। तो समझ में आ गया कि फॉरेस्ट ऑफिसर लोक सेवक है और लोक सेवक को इन दोनों अधिनियमों में इम्यूनिटी प्राप्त है। इम्यूनिटी प्राप्त तभी है जब इस एक्ट के तहत किसी प्रावधान के तहत कोई सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की गई है तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की लीगल एक्शन नहीं होगा। इन दो अधिनियमों के अलावा जैसे मैंने पहले बताया, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में जो राज्य सरकार से वेतन पाता है वो लोक सेवक होता है। फॉरेस्ट अफसर भी राज्य सेवा से वेतन पाता है तो वो लोक सेवक है। तो अब हम आते हैं कि लोक सेवक यदि अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसके कार्य में कोई बाधा पहुंचाए या उसके ऊपर कोई हमला करे उसको भयभीत करने के लिए, या लोक सेवक को अपनी ड्यूटी करते हुए भयभीत करने के लिए वो उसको हर्ट करे, उसको चोट पहुंचाए, या लोक सेवक को ड्यूटी करते हुए उसको भयभीत करने के लिए घोर चोट पहुंचाए, घोर उपहर्ती करते, ग्रीवियसली हर्ट करे, तो उसमें लोक सेवक का बचाव कैसे होता है और लोक सेवक का क्या अधिकार होता है
उसके साथ इस प्रकार के किए गए कृत्यों के लिए आरोपी को सजा दिलाने के लिए, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 186 पर हम बात करते हैं सबसे पहले। तो 186 क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं। 186 ये कहता है, लोक सेवक के लोक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना। यदि कोई व्यक्ति, आप जो ड्यूटी कर रहे हो, लोक कर्तव्य पालन कर रहे हो, उस कार्य में यदि कोई बाधा पहुंचाता है तो उसकी सजा क्या है? कारावास की सजा, जो 3 महीने तक हो, या 500 रुपये जुर्माना, या दोनों। ये सजा का प्रावधान है। किसके ऊपर प्रावधान है? जो व्यक्ति किसी लोक सेवक के कर्तव्यों के पालन करने में बाधा पहुंचाए। यह अपराध असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है, यानी कि ये इस अपराध में पुलिस बिना न्यायालय के वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो 2 तरह के मामले होते हैं, एक तो संज्ञेय मामले और एक असंज्ञेय मामले। संज्ञेय मामले वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, और संज्ञेय मामलों में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है, और असंज्ञेय मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जो पीड़ित पक्ष है वो न्यायालय में परिवाद पेश करता है, कंप्लेंट पेश करता है, फिर न्यायालय उसकी जांच करने के लिए पुलिस थाने में प्रकरण भेजती है, और फिर उसके वारंट के ऊपर पुलिस थाने का भार अधिकारी आरोपी को गिरफ्तार करता है। तो ये असंज्ञेय मामला है, धारा 186। असंज्ञेय मामले में यदि किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के कार्य में करते हुए कोई आदि बाधा पहुंचाता है, तो वह फॉरेस्ट ऑफिसर न्यायालय में एक परिवाद पेश करेगा। उस परिवाद के ऊपर आरोपी को 3 माह तक की सजा या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है, और ये जमानती अपराध है, अवेलेबल ऑफेंस है, आरोपी को जमानत मिल सकती है, और इसके लिए कोई भी मजिस्ट्रेट अधिकृत है। तो ये धारा 186 सिर्फ उस मामले में होती है जिसमें कोई व्यक्ति केवल बाधा पहुंचाता है। इससे आगे जो सीरियस मामला होता है, वो मामला होता है आईपीसी की धारा 353। 353 क्या कहती है? लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग। 186 में हमला या बल प्रयोग का मामला नहीं था, उसमें केवल बाधा पहुंचाना था सिंपली। लेकिन 353 में यदि लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने से रोकने के लिए उसे भयभीत करके उसके ऊपर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना का मामला हो, तो यह अपराध 353 का बन जाता है। इस अपराध में आरोपी को क्या सजा के प्रावधान है? तो 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो ये एक 186 से सीरियस किस्म का अपराध है। इसके अंदर 2 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और इस धारा में दर्ज किया हुआ अपराध संज्ञेय प्रकृति का होता है। तो यदि इस तरह का मामला यदि फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ हुआ हो, तो उसे पुलिस थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करानी होती है। फिर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, और इस प्रकार के अपराध की सुनवाई भी कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब इससे सीरियस जो मामला होता है वो होता है 332। आईपीसी का सेक्शन 332 क्या कहता है? लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपत करने के लिए स्वेच्छा या उपहर्ति कारित करना। और लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए
स्वेच्छापूर्वक उसको चोट पहुंचाए, उसको हर्ट करे। 353 में तो खाली बल का प्रयोग ही था, उस लोक सेवक को चोट नहीं पहुंची। लेकिन यदि उससे लोक सेवक को चोट लग जाती है तो धारा 332 लागू हो जाती है, और यह धारा और भी अधिक सीरियस ऑफेंस है। इसके लिए सजा का प्रावधान 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। और यह भी संज्ञेय मामला है, यानी कि यदि किसी लोक सेवक को कर्तव्य करने से रोकने के लिए कोई व्यक्ति उसको चोट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ फॉरेस्ट ऑफिसर जाकर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएगा। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस द्वारा उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। और यह मामला भी जमानतीय मामला है, लेकिन इस मामले की सुनवाई प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट करने में ही सक्षम है। अब इसके बाद में यदि किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए कोई व्यक्ति उसे भयोपरित करने के लिए घोर उपहृति करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, गंभीर चोट पहुंचाता है, तो फिर उसके ऊपर धारा 333 लागू हो जाती। धारा 333 में सजा का प्रावधान 10 वर्ष तक और जुर्माना। बाकी जो हमने अभी तक धाराएं देखी उसके अंदर कारावास की सजा या जुर्माना लिखा है। इस 333 वाले मामले में 10 वर्ष की कारावास की सजा और जुर्माना है, या जुर्माना नहीं है। तो ये बहुत सीरियस ऑफेंस है, ये गंभीर अपराध है, तो ये फिर संज्ञेय अपराध ही है। तो इसके लिए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, और यह अपराध अजमानतीय है। इसके अंदर पुलिस वाले जमानत नहीं ले सकते हैं, और इसकी सुनवाई सेशन न्यायालय ही करने में सक्षम है। तो ये 333 वाली धारा और भी गंभीर है, लेकिन इसके अंदर यह है कि उस लोक सेवक के शरीर के ऊपर गंभीर उपहृति होनी चाहिए, गंभीर ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। ये मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है। मेडिकल रिपोर्ट्स की, मेडिकल डॉक्टर की रिपोर्ट से ये तय किया जाता है कि किया गया अपराध 332 का है या 333 का है। तो ये 4 प्रकार के आईपीसी में प्रावधान दिए हुए हैं जो किसी लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से वयोपृत करके उसके ऊपर आपराधिक बल प्रयोग करना या उसको चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाने में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस चीज की जानकारी फॉरेस्ट ऑफिसर को होनी जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में खतरों से खेलता है। वो 1 या 2 की संख्या में ही होते हैं जंगल में, ऐसा नहीं कि उसके साथ में पूरी फोर्स चल रही हो। और उसको फॉरेस्ट ऑफेंस, वाइल्ड लाइफ ऑफेंस को रोकने के लिए पूरा उसका उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है। और यदि वो ऐसा करता है और अपराधी उसके ऊपर हमला करते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, गंभीर चोट पहुंचाते हैं, तो उन अपराधियों के खिलाफ आईपीसी के इन प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं कि राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लोक सेवकों के कई कर्तव्य या उनकी जो ड्यूटीज तय की गई है, जैसे ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी इंक्वायरी करना, उसके लिए गवाहों को बुलाने के लिए सम्मन भेजने होते हैं, दस्तावेज पेश करने के लिए किसी को बाध्य किया जाता है, या किसी व्यक्ति को अपराध को रोकने या अपराधी को पकड़ने के लिए यदि किसी वन अधिकारी द्वारा सहायता मांगी जाती है और जिनसे ये अपेक्षा की जाती है वो
ये करने से मना कर दे या ये करने से बचने की कोशिश करे, तो फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए हम आते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 10 के प्रावधानों के ऊपर, जिसके अंदर सेक्शन 171 से लेकर के 190 तक का प्रावधान दिया गया है। तो इसके लिए आपको आईपीसी के चैप्टर 10 में दिए गए प्रावधानों का अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए आपके पास में आईपीसी की किताब एक खरीदें और उसको देखें। ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन मोटे तौर पे इसका कहाँ उपयोग होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट की धारा 72 के तहत रेंजर या रेंजर से ऊपर के अधिकारी कोई फॉरेस्ट ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके लिए किसी को वो सम्मन भेजते हैं या गवाहों को बुलाते हैं, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 50(8) के तहत सहायक वन संरक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो गवाहों को बुलाने के लिए बाध्य करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बाध्य करते हैं। किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कार्य में वो सम्मन या नोटिस निकालते हैं और उस नोटिस को जिसको तामील करना होता है वो व्यक्ति उसको लेने से इनकार कर दे, या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी कार्रवाई करे कि वो नोटिस या सम्मन उसको मिल नहीं पाए, ये इस तरह की कार्रवाई होती है। तो उसके लिए आईपीसी के इस चैप्टर के तहत प्रावधान है। या कोई व्यक्ति किसी राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट की धारा 79 के तहत किसी की सहायता चाहता है और वो इस धारा के तहत सहायता देने के लिए बाध्य है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 50 की उपधारा 7 के तहत कोई वन अधिकारी की किसी व्यक्ति से अपराधी को पकड़ने या जो कानून में लिखे प्रावधान के तहत कोई सहायता मांगता है तो वो सहायता देने से इनकार कर देता है, तो उसके लिए धारा 187 का प्रावधान है कि उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में फॉरेस्ट ऑफिसर परिवाद पेश कर सकता है, जिसमें 6 माह तक की सजा, कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये इस तरह से ये जो चैप्टर है 10वां चैप्टर है, ये इसके अंदर पूरे प्रावधान दिए हुए हैं। अब हम आते हैं कि लोक सेवकों को कौन से कृत्य नहीं करने चाहिए। यदि कोई लोक सेवक होते हुए वे कृत्य करता है तो वे भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। तो लोक सेवकों को इन कृत्यों की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे उन कृत्यों को नहीं करें। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 9 में प्रावधान दिए हुए हैं जो कार्य लोक सेवक को नहीं करने चाहिए। अब इसमें से 161 से लेकर के 165 का तक के जो कृत्य है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होने के बाद उसके प्रावधान से इनको आईपीसी से निरस्त कर दिए हैं। यानी कि 161 से लेकर के 165 का वाले तक के जो प्रावधान है वो अब आईपीसी में नहीं है, उससे संबंधित प्रावधान प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शामिल है। तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होता है। लेकिन 166 से लेकर के 171 तक के प्रावधान है वह लोक सेवक के ऊपर लागू होते हैं और ये कृत्य लोक सेवक को नहीं करने चाहिए। यदि वो करता है तो ये दंडनीय अपराध है। तो इनका अध्ययन करने के लिए आप आईपीसी के सेक्शन 166 से 171 तक का अवलोकन करें। तो दोस्तों, मैंने आज आपको फॉरेस्ट ऑफिसर एक लोक सेवक है और लोक सेवक को क्या इम्यूनिटी मिली हुई है और उसको ये क्या अधिकार है और उनको
क्या कार्य नहीं करने चाहिए इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना करके पेश करता रहूंगा ताकि आपका वन कानून संबंधित ज्ञान मजबूत हो सके। धन्यवाद।